Hello everyone. Starting our new chapter, Comparative Development Experience of India and its neighbor. It's one of the important chapter because it single chapter carries 6 marks to 8 marks for your final exam. मेनली इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान तीनों एक साथ इंडिपेंडेंट हुए थे नियर बाय 1 or 2 year gap. But then also why India is back और why China progressed that much. तो वो सारी चीज़ों को इस चैप्टर में हमें इम्पोर्टेंस, पूरी चीज़ों की ग्रोथ, प्रोसेस, स्ट्रैटेजीज पूरा बताया गया है. So as according to our topic, स्ट्रैटेजी और पाथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान हमारा फर्स्ट टॉपिक है. सो इस टॉपिक में हमें ये बताया है कि इंडिया, पाकिस्तान दोनों ही 1947 को इंडिपेंडेंट हुए थे एंड चाइना 1949 को रिपब्लिक हुआ था. हमारे ये तीनों ही नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, बट तब भी उनका पाथ ऑफ डेवलपमेंट क्या था. तो दोनों की क्रिटिकल पोजीशन, उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट के बारे में हमें यहाँ बताया गया. तीनों कंट्रीज़ ने अपना 5 year प्लान भी नियर बाय चालू किया था. हमारी कंट्री ने 1951 में अपना 5 year प्लान स्टार्ट करा था, चाइना ने 1953 में एंड पाकिस्तान ने 1956 में, जिसको मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान भी कहा गया है पाकिस्तान में. तीनों कंट्रीज़ पब्लिक सेक्टर थी एज द कोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. मीन्स तीनों कंट्री ने गवर्नमेंट को मेन इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया था. पहले स्टार्टिंग में पूरा कंट्रोल तीनों जगह गवर्नमेंट का था. तो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. इंडिया ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी अपनी डेवलपमेंट के लिए. तो इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री जो थी मिक्स्ड इकनॉमी थी. मिक्स्ड इकनॉमी मीन्स जहाँ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ काम कर सकते हैं. उनकी मेन एम था तभी हमारी कंट्री का ग्रोथ हो सकता है. जो भी हमारी कंट्री के प्लानर और पॉलिटिशियंस थे, उनने हमारी कंट्री में सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों के मेरिट्स को कंबाइन कर लिया था. सोशलिज्म मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर जिनका मेन मोटिव सोशल सेक्टर को बेनिफिट करना है. कैपिटलिज्म मीन्स प्राइवेट सेक्टर जिनका मेन मोटिव है प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए जिससे हमारी कंट्री की इनकम होगी. तो विथ अवॉइडिंग द डीमेरिट्स ऑफ बोथ, मतलब दोनों के मेरिट्स को उनने देखा, डीमेरिट्स को उनने छोड़ने की कोशिश करी कि उनके मेरिट से हमें फ़ायदा लेना है. So the main path of mixed economy is assigned the flagship role to the public sector, while private sector was to play a secondary and supplementary. Means main role किसका था, तो भी उस टाइम पे गवर्नमेंट सेक्टर का. प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल दिया गया था ग्रोथ में. मेन रोल गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट ही हमारी कंट्री की ग्रोथ देखेगी. इसलिए उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर्स चालू होते थे तो उनको लाइसेंस लेना कंपलसरी रहता था. गवर्नमेंट से लाइसेंस लेंगे, जब लाइसेंस मिलेगा तभी वो स्टार्ट कर सकते थे अपनी कंपनी. जैसे आज प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस हर जगह कंपलसरी नहीं है. कई बिजनेस हैं जिसके लिए लाइसेंस कंपलसरी है और कई बिना लाइसेंस के भी स्टार्ट हो जाते हैं. तो उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों स्टार्ट तो थे, मगर प्राइवेट सेक्टर को हर चीज़ गवर्नमेंट से पूछ के करनी पड़ती थी. फिर प्लानिंग मोर प्रिसाइजली 5 year प्लान वर्कआउट हुए. 5 year प्लान में उनने मेन रोल अपना ग्रोथ कर रखा था. 5 year प्लान को उनने सोशलिस्टिक सोसाइटी के लिए, मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए स्टार्ट करा था, जिनका मेन मोटिव था कंट्री में जो भी ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, उनको पूरा करना. फिर हमारी कंट्री ने इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी सोची थी. इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी मीन्स जिसको हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मतलब जो गुड्स हम फॉरेन कंट्री से ख़रीदते हैं उसकी जगह हम अपनी कंट्री में ही उनको बनाएं. तो हमें हमारी कंट्री में ही ये गुड्स बनेंगे तो हमारी कंट्री का ही डेवलपमेंट होगा. हमें इन गुड्स को बाहर बेचना नहीं पड़ेगा, बाहर से ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा. तो हमारी कंट्री के पैसे हमारे पास ही रहेंगे. इनिशियली थिंग्स वर हॉन्की डोरी मीन्स ऑल ओके. तो इनिशियली स्टार्टिंग सारी चीज़ें ओके थी, बट धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आने लगी. इकोनॉमी अचीव्ड मेजर ब्रेक थ्रू इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. तो हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम मेन होने लगी. ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि हमारी कंट्री को पॉपुलेशन ज़्यादा थी और प्रोडक्शन कम थी. तो हमारी कंट्री को गुड्स बाहर से ख़रीदने पड़ते थे, जिसके कारण हमारी कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन चालू हुआ. ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, आयरन एंड स्टील कंपनी स्टार्ट हुई, तो जिससे हमारी कंट्री में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, चेंजेस आए.
But hidden behind these achievements was constantly widening vicious circle. मतलब इन सबको अगर हम भूल भी जाएं तो हमारी इकोनॉमी जो है विशियस सर्कल में फंसती जा रही थी. विशियस सर्कल मीन्स पब्लिक डेब्ट, चक्रव्यूह में फंसती जा रही थी. ये हमारी कंट्री ने जो लोन लिया है वो लोन वापस नहीं कर पा रही थी, इंटरेस्ट वापस नहीं कर पा रही थी. तो हमारी कंट्री टोटली लॉस में होते जाने लगी थी. हमारी कंट्री के ऊपर इतना कर्जा फॉरेन कंट्रीज़ का चल गया था कि 1990 में उनने अपने आप को डेड वेट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कह दिया था. मतलब गवर्नमेंट इतना कर्जा हो चुका है कि वो वापस ही नहीं कर पा रही है. तो गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू स्विच ओवर फ्रॉम इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी. तो गवर्नमेंट को अब इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी को ख़त्म कर आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी पर भी ध्यान देना पड़ा. प्राइवेट सेक्टर्स को भी उनने फ्रीडम दी. इवन हमारे यहाँ फिर 1991 में इतना ज़्यादा शॉर्टेज हो गया कि हमारी कंट्री ने बाहर से लोन लिया. फिर हमारे यहाँ न्यू कमीशन बनी जिसमें प्लानिंग कमीशन हैज़ नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग. तो जो प्लानिंग कमीशन जिसको कहते थे आज हमने उनको नीति आयोग का नाम दे दिया है. और हमारी कंट्री में फिर एलपीजी सिस्टम आया. एलपीजी मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया, जिससे हमारी कंट्री में गवर्नमेंट की कंट्रोल कम हुआ, प्राइवेट सेक्टर्स को प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया, जिससे फिर हमारी कंट्री 1991 के बाद थोड़ी सी ग्रोथ प्रोसेस में पहुंची. नाउ सेकेंड स्ट्रैटेजी और पाथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइना. तो डेवलपमेंट ऑफ चाइना में क्या हुआ? चाइना 1949 में रिपब्लिक हो गया था. वहाँ पे मेन मकसद था प्रोडक्शन एक्टिविटी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी. जो भी नेशनल रिसोर्सेज एंड लैंड वर डिक्लेयर्ड अ गवर्नमेंट मोनोपोली, तो उस पर गवर्नमेंट का ही पूरा कंट्रोल चलता था. Thus China adopted statitism और command economy, means गवर्नमेंट जो कहेगी वही होगा. ओनरशिप ऑफ ऑल रिसोर्सेज वेस्ट विद द स्टेट, मतलब सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में थी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो. क्या बनाना है, कितना बनाना है, किसके लिए बनाना है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ही डिसाइड करके देती थी. हिस्टोरिकली चाइना के दो पीरियड स्प्लिट हुए थे, प्री 1978 उसके बाद पोस्ट 1978. 1978 से पहले क्या हुआ? The two major events define how China proceeded on the path of development. चाइना कैसे डेवलपमेंट की ओर बढ़ा. तो उसमें 1978 से पहले GLF स्टार्ट हुआ जो 1958 में चालू हुआ था. इस कैंपेन का मेन मकसद था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्हें अपनी कंट्री में बढ़ानी है. उनके यहाँ इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी. हर एरिया, जो भी एरिया खाली है लोगों के घरों के पास, बैकयार्ड्स में, जहाँ पे भी, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ स्टार्ट करेंगे. इंडस्ट्रीज़ जब मैसिव बूस्ट होने लगी अर्बन एरिया में, तो एग्रीकल्चर वॉज रिवॉल्यूशनाइज्ड इन द रूरल एरिया. फिर उनने एग्रीकल्चर में भी चेंजेस लाए बाय अडॉप्टिंग कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग. कम्यून का मतलब होता है कलेक्टिव फार्मिंग, मतलब ग्रुप में लोग मिलकर काम करेंगे एक ही लैंड में, और फिर जब इनकम होगी तो वो उनको डिवाइड कर देंगे इक्वली. एक्सपर्ट्स फ्रॉम रशिया प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन प्रमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इन चाइना. तो उस समय चाइना में रशिया के एक्सपर्ट्स आए थे जिनने ये सारी चीज़ों को, उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर को बढ़ाने के लिए हेल्प करा. देन एक्सपोर्ट्स हट गए क्योंकि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो गए. एंड विड्रॉल ऑफ एक्सपोर्ट्स हैड डेंटेड पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे तब वहाँ पे प्रॉब्लम आई. फिर उनने पेस ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ की ओर ध्यान दिया. जो भी वहाँ सीवियर ड्राउट आ गया था चाइना में, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ गई थी. 30 मिलियंस लोगों की डेथ हो गई थी. सो नाउ 1970 ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन. ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1965 में. चेयरमैन ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जिनके हेड थे माओ जेडोंग. ये सिस्टम 1976 तक चलता रहा. इस पीरियड में स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स को एक्सपर्ट नॉलेज गेन करने के लिए भेज दिया जाता था कंट्री साइड एरिया में. कल्चरल रिवॉल्यूशन सिस्टम सक्सीड हुआ था. रिसेशन से चाइना को ऊपर उठने की कोशिश करी गई थी, मतलब मंदी से ऊपर उठने की कोशिश करी थी. एंड इट ऑल्सो सक्सीड इन इम्पोजिंग माओइज्म प्रपाउंडेड बाय माओ. तो माओ ने अपना रूल सिस्टम चालू कर दिया था और वो सक्सीड भी हो गया था चाइनीज़ में. नाउ पोस्ट पीरियड ऑफ 1978, मतलब 1978 के बाद क्या हुआ? चाइना ने रिफॉर्म सिस्टम लिया.
रिफॉर्म सिस्टम में उनने मार्केट इकनॉमी लिया है। मार्केट इकनॉमी मीन्स उनने बेसिकली अपनी इकनॉमी में, पहले उनके यहाँ क्लोज इकनॉमी थी। क्लोज इकनॉमी मीन्स फॉरेन कंट्रीज़ इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। फिर उनने ओपन इकनॉमी कर दी। ओपन इकनॉमी मीन्स फॉरेन कंट्रीज़ भी इंटरफेयर कर सकती हैं, तो एफडीआई इन्वेस्टमेंट चालू हो गया। फिर इस पोस्ट पीरियड को दो फॉर्म्स में बांटा गया है। फर्स्ट फेज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या हुआ। सेकंड फेज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या हुआ। तो फर्स्ट फेज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर पे। मतलब पहला चेंज इकोनॉमिक रिफॉर्म एग्रीकल्चर सेक्टर में उनने लिया था। उनने कम्यून सिस्टम को विड्रॉल कर लिया। कम्यून लैंड वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीस। अब उनने इंडिविजुअल्स को लैंड डिवाइड करके दे दिया था। सिग्निफिकेंट इट इज़ नोट दैट लैंड वॉज अलॉटेड ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ फार्मिंग। यहाँ पे अब लैंड बस फार्मिंग के लिए बांटा गया था, ओनरशिप के लिए नहीं। दस फार्मर वर इन अ वे ऑफ टेनेंट। फार्मर टेनेंट के जैसे काम कर रहे थे। गवर्नमेंट के लैंड में कोई भी ओनर नहीं था। However, allottees were allowed to keep their income from farming with themselves. मगर गवर्नमेंट ने ये रखा था कि आपको जो इनकम होगी वो आप अपने पास ही रखोगे, जिन पे कोई टैक्स, नॉट विदाउट द लाइबिलिटी ऑफ टैक्स, जिस पे उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो कम्यून सिस्टम एंड करके उनने इंडिविजुअल को ओनर बना दिया, जिन पर टैक्स भी नहीं लेते थे और इनकम वो अपने पास रखते थे। सेकेंड फेज में उनने इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के बारे में सोचा। इंडस्ट्रियल सेक्टर में उन्हें प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस स्टार्ट करने को कहा। स्टेट ओन एंटरप्राइजेस भी थी और प्राइवेट सेक्टर्स भी बढ़े, जिससे कंपटीशन बढ़ेगा। ड्यूअल प्राइसिंग कर दी थी। ड्यूअल प्राइसिंग का मतलब होता है फार्मर्स और इंडस्ट्रियल्स वर रिक्वायर्ड टू मेक सेल एंड परचेज ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस स्ट्रक्चर। मतलब फार्मर्स भी गुड्स बेच सकते हैं, इंडस्ट्रीज भी बेच सकते हैं, एज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। मार्केट प्राइस जो फिक्स होती थी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। उसके बाद उन लोग भी अपनी अपनी प्राइजेस बताते थे, तो फिर उसके हिसाब से गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करती थी। और उनने स्पेशल इकोनॉमिक जोन चालू करा था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन उनने रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए चालू करा था। एफडीआई कैंपेन चालू कर दी थी। लो टैक्सेस लेते थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, जिससे चाइना का डेवलपमेंट हुआ। सो होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ पाथ डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान मीन्स पाकिस्तान का कैसे डेवलपमेंट हुआ। सो आफ्टर 1947 पाकिस्तान ऑल्सो अडॉप्टेड सिमिलर स्ट्रैटेजी। पाकिस्तान ने भी सेम स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी थी अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। उनने भी मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम चालू करा था। फिर उनने पब्लिक सेक्टर को की रोल किक स्टार्टिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। मतलब पब्लिक सेक्टर को उनने एक मेन रोल रखा था कंट्री की ग्रोथ के लिए। फिर उनने इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू करा था, जहाँ पे उनका मेन मकसद था इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। होप अब सबको इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन याद है, हर चैप्टर में हमारा ये वर्ड आता है। सो प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री उनका मेन प्लान था। कंपटीशन बढ़ाना चाहते थे धीरे धीरे। फिर उनने ग्रीन रिवॉल्यूशन चालू करा एग्रीकल्चर सेक्टर में, मगर कुछ ही फूड ग्रेन्स में। फिर उनने कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज भी चालू करी। उसके बाद उनने अपनी कंट्री की ग्रोथ के लिए मेजर शिफ्ट करा था 1980 में। जैसे हमारी कंट्री का मेजर शिफ्ट हुआ था 1990 में, एंड चाइना 1978 में मेजर शिफ्ट हुई थी, और पाकिस्तान 1980 में मेजर शिफ्ट हुआ था। डीनेशनलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन बिकेम द कोर एलिमेंट ऑफ डेवलपमेंट। तो वहाँ पे उनने प्राइवेटाइजेशन चालू कर दिया था। जैसे 1978 में चाइना ने प्राइवेटाइजेशन चालू करा, पाकिस्तान ने 1980 में, और हमारी कंट्री में 1991 में। एफडीआई 1980 में ही एंटर हो गई। ग्रोथ सेक्टर ग्लोबलाइजेशन उनकी इकोनॉमी में बढ़ गया। सो होप दिस स्टार्टिंग path of development of India, China and Pakistan is clear to everyone. Keep studying.